मिडिल लिस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रही है, जिसका असर अब हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया फ्लाइट से शनिवार को यानी आज ईरानी एयर स्पेस से गुजरना बंद कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। सूत्रों ने बताया कि यूरोप जाने वाले एयर इंडिया की फ्लाइट्स ईरानी एयर स्पेस से बचते हुए लंबे रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पर जा रही है। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली फाइटर जेट्स ने हमला किया था। इसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के मीडिया के अनुसार इजरायली हमले 2 जनरल समेत रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के साथ जवान मारे गए थे। ईरान ने उसी वक्त बदले के साथ संकेत दे दिए थे और शुक्रवार से ही उम्मीद जताई जा रही है कि तेहरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो जानकारी मैं आपको देना जा रहा हूं वह शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की अगुवाई में इस देश के अंदर वह काम हो रहा है जो संभव तिहाड़ जेल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। अधिकारी मोहरा है, ऊपर से आकाश जो आदेश देते हैं अधिकारी उसको लागू कर देते हैं। जेल मैनुअल का नियम 602 और 605 यह कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस करवाई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है। जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए आवेदन करती है तो उनको कहा जाता है कि आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते, जबकि आपको मुलाकात ही जंगले से मुलाकात करनी होगी। इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जबकि किसी तिहाड़ जेल में एक नहीं बल्कि इतिहास उठाकर देखेंगे तो सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस करवाई गई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की उनकी पत्नी से मुलाकात एक अमनवाई तरीके से अपमानित और उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से मुलाकाती जंगल में कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते वार पलटवार की राजनीति चरम पर है। सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के एक बयान को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में उद्धव की पार्टी के फर्जी करार दिया था, जिस पर उन्होंने पलटवार किया। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी आपकी डिग्री जैसा नहीं है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी की स्थापना बाल ठाकरे ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए की थी। उद्धव ने कहा कि शिवसेना की स्थापना बाल ठाकरे ने भूमिपत्रों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए की थी, उसको अब नकली कहा जा रहा है। उद्धव ने कहा कि ये उनकी डिग्री नहीं है जिसे फर्जी कहा जाए। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अहमदाबाद में राजनीतिक सामानों की बिक्री पिछले चुनावों की तुलना में कम हो गई है। डीलरों को काफी उम्मीद है कि इस बार चुनाव में शहर में अच्छा कारोबार होगा। नई तकनीक और नए माल से अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन इस बार डीलरों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अहमदाबाद में इस लोकसभा चुनाव में कारोबारियों को इतना कारोबार मिलने की उम्मीद नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, जो मजदूर काम कर रहे हैं। क्या आपके बिजनेस पर इफेक्ट देख रही है? किस तरह से पार्टियां का ऑर्डर मिलना चाहिए उतना फुल फ्लैग नहीं है, क्या मान रहे हैं? अभी इस बार आप सबको पता है जैसे कि 7 चरण में चुनाव है पूरे भारत भर में, तो जहां पे पहले और दूसरे चरण के चुनाव होने हैं वहां से हमको ठीक ठाक ऑर्डर मिले हैं, लेकिन हमारी उम्मीद के हिसाब से इस साल हमको लगता है कि थोड़ा बहुत काम कम होगा, क्योंकि फाइट जो रहती है हर एक पार्टियों की उतनी हमको दिख नहीं रही है ऑन रोड कि भाई समझो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस इंडिया, ऐसा कोई हमको मतलब ठीक है मीडिया में चल रहा है, लेकिन ऐसा हमको हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं दिख रहा है। पर्टिकुलर एक आध पार्टी है, समझो भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके जो दो तीन स्लोगन वायरल हुए हैं, अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी का परिवार, तो वो नए नए स्लोगन है, इसलिए हमारे पास थोड़ा बहुत काम है और उम्मीद है जैसे भी चुनाव नजदीक आएंगे और मैंडेट मिल जाएगा। एक्चुअली रियल प्रचार उसके बाद में ही होता है। हमने हमारी तरफ से हर एक तैयारी कर ली है। अभी देखते हैं आने वाले दिनों में पता चलेगा माहौल कैसे जमता है नहीं जमता है। खास करके सबसे बड़ा मार्केट अहमदाबाद, सूरत और उसके बाद मथुरा, कितना माल पूरे इंडिया में यहाँ तीनों? ये कपड़े का मार्केट, जो इलेक्शन कैंपेनिंग का कपड़े में जो आइटम बनता है पूरे इंडिया में
लोकसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 13 अप्रैल को हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में घर घर जाकर प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम और उसके प्रमुख के समर्थक असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे। हैदराबाद के मौजूद सांसद असदुद्दीन ओवैसी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के रूप में बीजेपी के माधवी लता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना राज्य में 13 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप हमारा हरियाणा मैदान से अपील करते हैं 13 मई को मंदिर छोड़ देकर कामयाब करिए। पता का निशान है CWA सारे कानून के खिलाफ मंदिर छोड़ देकर कामयाब करिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी स्पॉट जांच रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कई मानवाधिकार संबंधी चिंताओं का उजागर किया है। आयोग की जांच में पीड़ितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में मानवाधिकारों का उल्लंघन का जिक्र भी किया गया है। आयोग ने अपनी ये जांच रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेज दी है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित ग्रामीणों को हमले, धमकी, यौन शोषण, भूमि पर कब्जा और जबरन बिना पैसे के काम करना पड़ा। इन परिस्थितियों के कारण उन्हें संदेशखाली या राज्य से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। डर के माहौल से पीड़ितों के बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव। NHRC ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई खबरों पर स्वतंत्र संज्ञान लिया था। इस साल फरवरी में NHRC की एक टीम पश्चिम बंगाल के संदेशखाली पहुंची थी और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बारे में तथ्य जुटाने के लिए ग्रामीणों से बात की थी। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में बड़ी संख्या में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने व यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। NHRC ने पहले एक बयान में कहा था कि टीम का नेतृत्व आयोग का एक सदस्य करेगा और अधिकारी उसकी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को देश के टॉप गेमर्स संग मुलाकात की। पीएम मोदी की खुशमिजाज अंदाज और चीज़ों की जानकारी से प्रभावित होकर गेमर्स ने उन्हें नमो ओपी का नाम से नवाजा। यहाँ ओपी का मतलब है ओवर पावर्ड, यानी एक ऐसा शख्स है जो बहुत ताकतवर है। गेमर्स ने न सिर्फ पीएम मोदी से मुलाकात की बल्कि उनके साथ गेमर्स भी खेला। कुछ हफ्ते पहले ही पीएम कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स से भी मिले थे। वही कुछ राउंड गेम्स खेलने के बाद पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा, भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लग जाए। मुलाकात के दौरान जब टग अग्रवाल नाम के एक गेमर ने जब पीएम मोदी को अपने बारे में बताते हुए कहा, मैंने बहुत ही कम उम्र में पढ़ाई शुरू कर दी थी। इस पर पीएम ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, हर कोई बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई करता है। पीएम मोदी के ह्यूमर से प्रभावित होकर गेमर्स ने उन्हें क्यूलेस्ट पीएम और देश का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बताया है। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरियां देने की बात कही है। यह अच्छी बात है कि लेकिन इसको हम लोग और मजबूती से 70 लाख पद सृजन किया जा सकता है। कैसे करना है ये बड़ा सवाल है। पिछली बार भी लोग कहते थे, हमारे चाचा पूछते कि कैसे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दे दी। हमने करके दिखाया और क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले बार भी लोग कहते थे, हमारे चाचा कहाँ से लाएगा 10 लाख। देश भर के जितने अर्थशास्त्री थे कहते थे कहाँ से आएगा पैसा। हमारे चाचा तो कहते बाप के पास से पैसा लाएगा। और प्रधानमंत्री बनाने में हम लोगों की सहमति रही, तब जाकर के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री लोगों ने घोषणा किया। तो ये हम पे छोड़ दीजिए। जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे उनसे हमने संभव करवाया। हम लोग तो राहुल जी की बात को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने जा रही है तो उसकी चिंता आप ना करें। कांग्रेस के लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और आज हम लोगों ने
एमपी के रीवा में 12 अप्रैल की दोपहर मानिका गांव में एक कृषि क्षेत्र में 6 साल की एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है। अधिकारियों के अनुसार बचाव अभियान चल रहा है और लड़के को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम सेवा में है। यह घटना यूपी सीमा के पास मानिका गांव में दोपहर करीब 3 बजे हुई, जब वह खुले बोरवेल के पास खेल रहा था। एसएसपी अनिल सोनकर के मुताबिक बोरवेल करीब 70 फीट गहरा है, जबकि बच्चा करीब 40 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि एक समान तना गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि फंसे हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आगे की जानकारी अभी भी प्रशिक्षित है। लगभग 5 साल है मयूर कोल, ये अपने अन्य बच्चों के साथ में जो फसल थी उसमें गेहूं की थी, उसको काटा गया था। तो उस फसल से कटाई के समय कुछ गेहूं पड़े हुए थे जो बच्चे बीन रहे थे उस गेहूं को। तो मयूर भी वहां पे गेहूं बीन रहा था और वो बोरवेल के उस गड्ढे में बोरी के अंदर चला गया। बाकी बच्चे कुछ प्रयास किए, फिर उनने जाके घर में बताया और घर वालों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी एसडीएम एसडीओपी मौके पे पहुंच गए और ये घटना करीब दोपहर 3:30 बजे के आसपास की है। समय पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा, कलेक्टर महोदय रीवा और सीओ जिला पंचायत, एसडीएम सभी लोग वहाँ प्रशासनिक अधिकारी मौके पे हैं। रेस्क्यू का काम चल रहा है, उसमें 2 जेसीबी जो है रेस्क्यू के लिए लगी हुई है, कैमरे वालों की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ भी पहुंच गई है जो रेस्क्यू कर रही है। जल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं के साथ 13 अप्रैल को बिहार के पटना में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले परिवर्तन पत्र घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाने, 1 करोड़ नौकरियां का वादा किया गया है। 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, जाति जनगणना, बिहार के लिए विशेष दर्जा और अन्य चीजों के बीच ओपीएस की बहाली। बिहार में 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 7 चरणों में होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। हमने अपना परिवर्तन पत्र जारी किया है। हमने 2024 में 24 वादे लेकर आ रहे हैं जो हमारी प्रतिबद्धता है, जिसे हम पूरा करेंगे। इसमें बिहार के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है। उन्होंने कहा, हम ओपीएस लागू करेंगे और हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 15 अगस्त से लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो 15 अगस्त से नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन के अवसर पर हम गरीब घर की बहनों को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। क्या भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाए। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों